नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उस श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 32 तक का अध्ययन किया था और अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जो रिटें निकालते हैं उन रिटों के संबंध में आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट निम्नलिखित 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिटें जारी कर सकता है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिटें जारी कर सकता है, या दोनों के विषय में पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट रिटें जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की जो रिटें हैं उनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यही 5 रिटें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है शरीर धारण करना, शरीर धारण करना या सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, इसका यह अर्थ इसका जो शाब्दिक अर्थ है शरीर धारण करना या सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, किसी पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे जो है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट के द्वारा देता है। ठीक है, अगर तरीका सही है तब तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, अगर तरीका गलत है या असंतोषजनक है तब भी जो है न्यायालय उस बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। जिसमें और आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राज्य एवं व्यक्तियों दोनों की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु इसे जारी करता है। ठीक है, यह रिट जो है किसके लिए है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट जारी करे चाहे वह हाई कोर्ट जारी करे। और किसके विरुद्ध होता है? राज्य एवं व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, मतलब कोई भी जो है आपके विरुद्ध अवैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसमें अगला है कि अगर कोई व्यक्ति जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, या अगर किसी व्यक्ति को जो है अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, ठीक है, मुआवजे की मांग भी कर सकता है, मुआवजे की मांग कर सकता है। यहाँ लिखा पीड़ित व्यक्ति ऐसी कार्रवाइयों के विरुद्ध मुआवजे की मांग कर सकता है, मतलब मानहानि का भी मुकदमा वह दायर कर सकता है। इसके बाद अगला इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आता है प्रश्न इससे संबंधित बनाए जाते हैं कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के जो है अधिकारों का संरक्षण किस रिट के द्वारा किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है परमादेश। परमादेश का जो है दूसरी रिट है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश, किसी को आदेश जारी करना। तो यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है,
इससे व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, चूँकि हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध जो है परमादेश जारी करता है। ठीक है, किसके लिए? कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए जारी किया जाता है, ऐसे पदाधिकारी के लिए जारी किया जाता है जो संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर रहा हो। यह रिट जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। परमादेश जो है अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को नहीं जारी कर सकता है। अगला है, इस रिट से निजी अधिकारों को क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, किसी कार्य को रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकती हैं। मतलब प्रतिषेध जारी कर सकती हैं। कब जारी करती हैं? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। मतलब उसे उस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं होता है, फिर भी वह जो है उस मुकदमे को जब सुनता है तो उच्चस्थ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो उसके विरुद्ध जो है ऐसा कार्य करने के लिए लगाम लगाती हैं। मतलब कि आप ऐसा किस अधिकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आदेश जारी करता है। फिर अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक निकायों को उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रखना इसका उद्देश्य होता है। आपको जो कार्य दिया गया है आप वही कार्य करें। ठीक है, परमादेश जो होता है वह किसी सार्वजनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी के लिए होता है, और निषेध जो होता है अपने सबॉर्डिनेट अदालतें होती हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। ठीक है, और परमादेश एवं प्रतिषेध में यह अंतर है कि जहां परमादेश को न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, वहीं प्रतिषेध केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। इसके बाद है अगला उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का जो होता है, यह उत्प्रेषण बेसिकली प्रतिषेध के ही समान होता है। उत्प्रेषण प्रतिषेध के ही समान होता है। इसमें जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उससे उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जब कोई निचली अदालत, ठीक है, या कोई अधिकारी जो है जिसको उस कार्य को करने की अधिकारिता नहीं है, उस कार्य को वह नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या करता है, उत्प्रेषण में जो उच्चस्थ न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय होता है, तो उससे वह मुकदमे वापस ले लेता है और जो भी सक्षम अधिकारी होता है उसके पास हस्तांतरित कर देता है। इस रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार का समीचीन प्रयोग हो तथा वे उन क्षेत्राधिकारों का प्रयोग न करें जो विधि सम्मत रूप से उनके पास नहीं है। ठीक है, वही ऊपर इसके विषय में चर्चा ही। आप अपने उन्हीं कार्यों को संपादित करें जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। आप ऐसे कार्यों का संपादन न करें जो आपके लिए नहीं है, वह किसी अन्य के लिए है, आपसे उच्चस्थ पदाधिकारी के लिए है। इसके बाद अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आपका क्या अधिकार है। क्या शाब्दिक अर्थ है इसका? आपका क्या अधिकार है, आप अपने अधिकारों को जानें। तो इस रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी सार्वजनिक पद पर काम करने वाले व्यक्ति अपने पद पर बने रहने
योग्य हैं या नहीं, अपने पद पर बने रहने योग्य हैं नहीं। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसे रोक देता। मतलब जो है, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लिया है, किसी शीर्षस्थ पद को प्राप्त कर लिया है और उसके जो है उस पद को धारित करने की उसकी योग्यता नहीं है, तब उसके खिलाफ जो है अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। तो ये हो गई 5 रिटें जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताऊंगा, जो मौलिक अधिकार हैं वह किन परिस्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत निलंबित किए जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, तब जो है अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 358 के तहत जो प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर, चूंकि आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 है संविधान का, जो अनुच्छेद 358 है, उसमें कहा गया है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, उसमें यही प्रावधान ही है। तो आपातकाल कब किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है, 352 के तहत। तो अगर 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं जो कि समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने उन 6 मूल अधिकारों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो एक तो हो गया अनुच्छेद 19, जिसे अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। अब दूसरा है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको, राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे मूल अधिकार का मतलब हो गया अनुच्छेद 20 और 21 को भी उसमें ऐड किया गया था। सभी मूल अधिकारों को जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत समाप्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन इसके विरोध में जो है कुछ बातें आई, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। पहले क्या प्रावधान था अनुच्छेद 359 में कि सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाद में क्या कहा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि आपातकाल में कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, तो 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 और 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष आपके अगर अनुच्छेद 20 में है कि जो अपराध होते हैं, ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में हमें संरक्षण प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो हमें जो है अगर कोई अपराध है, ठीक है, तो हमें उससे संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हमें प्राप्त हो रहेगा उस दरम्यान भी, उस समय भी, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें प्राप्त रहेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद मित्रों मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का और बनाऊंगा। चूँकि इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता, तो वीडियो बहुत बड़ी न हो, इसलिए जो है मैं इसको 3 पार्ट में, पहले मैंने प्रयास किया था कि इसको 2 पार्ट में समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब यह 3 पार्ट में समाप्त होगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? पहला विकल्प आयरलैंड, दूसरा विकल्प अमेरिका, तीसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया, चौथा विकल्प ब्रिटेन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। मौलिक अधिकारों को जो है संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से संघीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? यहाँ पे वर्णित हो गया, वर्णित है, ठीक है। पहला विकल्प है भाग 2, दूसरा विकल्प है भाग 3, तीसरा विकल्प है भाग 4, चौथा विकल्प है भाग 16। तो हमारा सही आंसर है मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार। भाग 2 में नागरिकता का विवरण मिलता है, भाग 2 में नागरिकता वर्णित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 16 में है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था भाग 16 में की गई है, जैसे अनुसूचित जात, जनजात, ठीक है, इनके लिए जो है इस भाग में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विवरण प्राप्त होता है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 14 से 35, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 36 से 51, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकारों का विवरण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 12 में ही सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 में किया गया। बेसिकली मौलिक अधिकारों को यहाँ पे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। और यह प्रश्न राज्य वाला जो है, चूंकि संविधान में एक ही जगह इसका उल्लेख मिलता है राज्य शब्द का, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 14 से 35 इसका कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का विवरण प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है? पहला विकल्प अनुच्छेद 12, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 25, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 32, चौथा विकल्प अनुच्छेद 21 का। तो हमारा सही आंसर अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 में प्राप्त है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी। पहला विकल्प 5, दूसरा विकल्प 6, तीसरा विकल्प 7, चौथा विकल्प 8। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी। 26 जनवरी 1950 की तिथि क्यों प्रसिद्ध है? हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि को
जो है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार वर्णित थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो आपका एक अधिकार था 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके पहले जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या या 1978 तक अगर पूछ लिया जाए तब 7 मानी जाएगी। 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद केवल 6 मानी जाएंगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला विकल्प है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, भारत सरकार अधिनियम 1935 अपने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तीसरा विकल्प है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और चौथा विकल्प है, क्रिप्स मिशन 1942 अपने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार क्या हैं? पहला है वाद योग्य, दूसरा है अवाद योग्य, तीसरा विकल्प है लचीले, चौथा विकल्प है कठोर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और जो आपका नीति निर्देशक तत्व होता है वह अवाद योग्य होता है। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य और मौलिक अधिकार वाद योग्य, मतलब इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार, पहला विकल्प कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा विकल्प प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा विकल्प राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। चौथा विकल्प आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? आपातकालीन सिचुएशन में निलंबित किए जा सकते हैं। जब भी मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आपात होता है, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होता है, उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। और हमारा अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल के सिचुएशन में निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित तो हो सकते हैं लेकिन अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर, जो कि अनुच्छेद 358 एवं 59 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। पहला विकल्प मौलिक अधिकारों को, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, चौथा विकल्प अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, सिवाय ऊपर अभी है 19, 20 और 21। प्रावधान भी आप 358 और 359 दोनों के याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दी गई? ठीक है, तो पहला विकल्प है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प 25वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प 36वां संविधान संशोधन, चौथा विकल्प है 42वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर जो है वरीयता दी गई। 1980 में एक वाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मिनर्वा मिल केस।
काफ़ी महत्वपूर्ण केस है मिनर्वा मिल केस। कब हुआ था? 1980 में। तो उसमें जो है, जो संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था उसको चुनौती दी गई, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 31C में संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में बताया गया कि अनुच्छेद 31C में संशोधन द्वारा नीति या किसी भी कानून को, नीति बनाए गए या किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो उसी 31C के विरोध में जो है यह केस हुआ था, और जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31 से संवैधानिक रूप से सही नहीं है। अनुच्छेद 31C जो है संवैधानिक रूप से सही नहीं है, और यह संविधान की प्रस्तावना एवं मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो उसे ऊंचा मान लिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता तो दी गई, लेकिन मिनर्वा मिल केस में जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को बदल दिया, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे, प्रस्तावना, मूल अधिकारों के विरुद्ध था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के खंड 3 में वर्णित कौन सा अनुच्छेद इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है? पहला विकल्प है 11, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 25 से 28, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 45 से 48, ये चौथा विकल्प है अनुच्छेद 14 से 19। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म निरपेक्ष चरित्र पर बल देता है, जो कि धार्मिक अनुच्छेद 25 से 28 के जो अनुच्छेद हैं वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो इससे मालूम होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है। मतलब किसी भी धर्म को जो है इन्होंने प्रश्रय नहीं दिया है। सभी यहाँ पे आने वाले, रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी लोग जो है अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होता है? पहला विकल्प अनुच्छेद 20, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 21, तीसरा विकल्प ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए एवं बी दोनों। अभी हम लोगों ने ऊपर काफ़ी चर्चा की इसके ऊपर। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में यह निर्णय दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है? पहला है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, यहाँ पे राज हो गया, राज्य होना चाहिए था। दूसरा है मिनर्वा मिल बनाम उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोपालन बनाम उत्तर मद्रास राज्य, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार प्राप्त करना है शिक्षा बताया था। हुआ था इस केस में, एक सेकंड, इस केस में हुआ था कि क्या नाम है, कर्नाटक में जो है जो कैपिटेशन फीस होता है कुछ मेडिकल के क्लासेज में लेने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, तो उसके विरोध में ये मुकदमा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बताया कि जब निःशुल्क शिक्षा अधिकार लागू है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला है, जब कोई संस्था, निगम अथवा अधीनस्थ न्यायालय अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति न करें तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय किस रिट के अंतर्गत, यहाँ पे रिट हो गया है, किस रिट के अंतर्गत यह आदेश दे सकता है कि कर्तव्यों की पूर्ति की जाए, कर्तव्यों की पूर्ति की जाए? पहला विकल्प है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विकल्प है उत्प्रेषण लेख, तीसरा विकल्प है परमादेश और चौथा विकल्प है प्रतिषेध। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, परमादेश। विकल्प सी, परमादेश में क्या बताया जाता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या कानूनी और सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो ठीक है, और
किसी व्यक्ति का उससे मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है तब वह परमादेश जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति कीजिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करें जिससे अगले व्यक्ति का मौलिक अधिकार या हित प्रभावित न होने पाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आप लोगों को मालूम है और प्रतिषेध भी आप लोगों को मालूम, उत्प्रेषण भी आप लोगों को मालूम है, तो मैंने आपको सब बता दिया है। अगला है कौन सी स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। पहला है शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तो ये तो मिली है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता सबको प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है यह स्वतंत्रता सबको प्रदान की गई है। दूसरा है किसी व्यापार के करने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार के करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के तहत यह भी प्रदान किया गया है। विकल्प सी है देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो विकल्प 19 अनुच्छेद 19 में आपको यह भी प्रावधान प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया है। विकल्प डी है संपत्ति रखने, खरीदने और विक्रय करने की स्वतंत्रता, हमारे संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 में कुल 6 मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया है, जिसमें आपका एक है शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, दूसरा है किसी व्यापार को करने की स्वतंत्रता, तीसरा है देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और एक है उसमें वाक स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, और कहीं पे भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, ये सब जो है आपको प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के तहत। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पद पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 15, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 16 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यह कहता है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति जो है विधि के समक्ष, संविधान के समक्ष, कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 में किसका विवरण प्राप्त होता है? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद पहला विकल्प अनुच्छेद 13, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 14, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 15 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 16। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमसे जो है चूक हो गई है, इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा सा दूसरे रूप में था, क्योंकि इसमें तो लगभग जो है सभी अनुच्छेद समानता के अधिकार से ही संबंधित है। इसमें विकल्प बनाना चाहिए था ए, बी, सी, डी, जिसमें केवल 1 एवं 2 रखना चाहिए था, केवल 2 एवं 3 रखना चाहिए था, केवल 1 और 4 रखना चाहिए था, या उपर्युक्त सभी, चारों, उपर्युक्त सभी या चारों। तो इसमें जो है आपके चारों विकल्प 13, 14, 15 और 1 सेकंड, एक थोड़ा सा रुकिए 1 सेकंड, 13 नहीं है, अनुच्छेद 13 तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो समता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत नहीं दिया गया? प्रश्न था ये, नहीं
दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है समता का अधिकार नहीं वर्णित है। थोड़ा सा प्रश्न जो है टाइप करने में गलती हो गई है, तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 15, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 15(4), दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 15(5), तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 16(4) और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 16(5). तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 15(5), विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 15(5) में जो व्यवस्था की गई है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में जिनमें निजी शिक्षण संस्थान भी सम्मिलित होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें चाहे वह गैर सहायता प्राप्त हो चाहे गैर सहायता प्राप्त हो, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है सबको प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद जो है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है अनुच्छेद 4 में जो है यह व्यवस्था की गई है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं किया जा सकता। इसमें पिछड़ा वर्ग भी है और वो SC भी हैं और ST भी हैं। ठीक है, तो 15(4), 15(5) हो गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 16(5) में भी ये व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो, इसके विषय में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है? ठीक है, तो पहला विकल्प अनुच्छेद 13, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 32, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 245, चौथा विकल्प अनुच्छेद 326। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। अनुच्छेद 13 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया हो, तो वह कानून जो है उल्लंघन की मात्रा तक मतलब शून्य मान लिया जाएगा वह। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 में जो है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार इसमें वर्णित है। और अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसका विवरण इसमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? पहला विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा विकल्प है मौलिक अधिकार, तीसरा विकल्प है मौलिक कर्तव्य, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मौलिक अधिकारों के संबंध में ऊपर अभी हम लोगों ने चर्चा किया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन भिन्न वर्ग में आता है? पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 विकल्प डी, अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। यह एक स्वतंत्रता का अधिकार है। 14, 15, 16 यह जो है समता का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो है। पहला विकल्प अनुच्छेद 1922, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 16 से 19, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 17 से 20, चौथा विकल्प अनुच्छेद 18 से 21। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है
स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 20 और 21 के ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा की है और अनुच्छेद 19 के संबंध में भी चर्चा की गई है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु अन्य नागरिकों को, यहाँ होना चाहिए था, इस वीडियो में टाइपिंग एरर कुछ ज़्यादा ही हो गया, अन्य नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और अन्य नागरिकों को नहीं? तो देखिए, इसमें पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो जो है सब ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका अनुच्छेद 19 है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, ये तो सभी लोग जो है, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सभी जो कानून के समक्ष समान हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। जीवन, और ये है आपका जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये तो सभी के जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सबको प्रदान किया गया है। तो आपका 1 और 3 सही आंसर होगा। इसमें हमारा विकल्प ए ही सही है, 1 एवं 3 सही आंसर। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, ये 4 ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। सबको, भारतीय विदेशी सबको अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27, ठीक है, ये सबको प्राप्त है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? पहला विकल्प है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये तो सही है। जो समान वेतन और समान मौलिक अधिकार का जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है तो उसमें है ही है, तो हमारा पहला सही है। दूसरा का है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना। ए का मतलब समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, हाँ ये भी सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा यहाँ पे। फिर है विकल्प सी है एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो जो हमारा भारतीय जो न्यायालय होते हैं वो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14, 16 और अनुच्छेद 39 डी, 14, 16 और अनुच्छेद 39 डी को एक साथ मिलाकर समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार हेतु निर्णय देते हैं, ठीक ना। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करते हैं। अगला प्रश्न है धर्म आदि के आधार पर प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, चौथा विकल्प है समता का अधिकार। तो हमारा सही आंसर है समता का अधिकार, सही आंसर है समता का अधिकार। क्या हमारा प्रश्न है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद कौन सा है? 15 अनुच्छेद क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया ही है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 31, ठीक है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है
पहला विकल्प अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 15, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 16, चौथा विकल्प अनुच्छेद 25। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख वर्णित है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 25 जो है वह आपका अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको इसमें प्राप्त है। अगला प्रश्न, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 इसमें नहीं है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंश से संबंधित विवरण दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला विकल्प अनुच्छेद 20, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 32, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 14, चौथा विकल्प अनुच्छेद 16। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के विषयों में जो है अवसर की समता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 20 में किस चीज का विवरण मिलता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 16, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 17। तो हम आपको यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं, विकल्प भी अनुच्छेद 17 हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 18 में किस चीज का विवरण है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम आपको यहाँ पे सीधे आपका आंसर बताएंगे, विकल्प सी। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके विषय में मैंने आपको ऊपर सब बताया। अनुच्छेद 32 के विषय में भी आपको जानकर, अनुच्छेद 315 जो है संघ एवं राज्यों में है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला है, भारतीय संविधान में जैसा नहीं है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ टाइपिंग एरर है। तो पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है सामाजिक समानता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है आर्थिक समानता। तो समानता में कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 सामाजिक समानता अनुच्छेद 17 कर दिया। अवसर की समानता 16, ठीक है। तो आर्थिक अधिकार का कहीं पे उल्लेख नहीं होता, तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला है मानव बहुत टाइपिंग है, देह होगा ये, देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। क्या प्रश्न है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से जो है आर्टिकल सम्मिलित हैं? तो मानव, देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध ये है। दूसरा है अस्पृश्यता का अंत, नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। और विकल्प चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यह है। 1 और 4 आपका जो है सही आंसर होगा, 1 और 4। तो विकल्प सी आपका सही आंसर होगा, विकल्प सी। आप अनुच्छेद 23 में जो है बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आप लोगों को अभी मैंने ऊपर बताया है। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों के शोषण से संबंधित बलात्कार कौन सा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में वर्णित। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? पहला विकल्प अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता से संबंधित, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित और अनुच्छेद 23 बाल श्रम से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा इस अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 17, चौथा अनुच्छेद 19। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है। पहला विकल्प अनुच्छेद 18, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 15, चौथा अनुच्छेद 16। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का न करना। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला है कानून बनाकर किया जा सकता है, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, तीसरा जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता। तो 1, 2, 3 हमारा सही आंसर है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला है, मद्रास राज्य बनाम दोराइजन मुकदमे। मद्रास राज्य बनाम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ठीक है, तो हमारा पहला है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और चौथा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव मैंने भी आपको बताया अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? एक सेकंड यहाँ फिर देख लेते हैं प्रश्न। मद्रास राज्य बनाम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो संशोधित किया गया अनुच्छेद 15 को, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, जिसमें बाद में हम लोगों ने ऊपर अभी चर्चा किया है 15(4) को जोड़ा गया। 15(4) को जोड़ा गया, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, मित्रों इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ रिटें एवं मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी मेरे पास जो है मैंने ये मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला और तैयार की है, जो कि अगली वीडियो में मैं उसे अपलोड करूंगा। सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे परीक्षा चाहे जो हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे जीडीसी की परीक्षा हो, चाहे एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा, सभी परीक्षाओं में समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबके सिलेबस में यदि आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित एक प्रश्न मिल जाएंगे। कहीं हमारे दिमाग में ये आ जाए कि एक प्रश्न के लिए हम इतने प्रश्नों को क्यों पढ़ें, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें।